चचा जान, पिटारो पहुंचने के चंद दिन बाद ही सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया और इस दफा हमने ये छुट्टियां जहलम में गुजारने का फैसला किया। अम्मी अबू पहले ही कोयटा से जहलम रवाना हो चुके थे। इस दफा मैं तन्हा सफर नहीं कर रहा था, बल्कि पंजाब के कुछ और लड़के भी मेरे साथ थे। खास तौर पर मेरा फुफीजाद भाई सईद भी मेरे साथ था। हम हैदराबाद से ट्रेन में बैठे जो थोड़ा सा लेट रवाना हुई। हमेशा की तरह इस दफा भी ट्रेन के सफर ने मुझे बहुत मुतासिर किया। ट्रेन की एक अपनी खामोशी होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ट्रेन के इतने ज्यादा शोर में भी कुछ लोग अपनी सोचों में खोए होते हैं? ट्रेन में सफर करने वालों को मालूम होगा कि हर स्टेशन की अपनी खुसूसियात और माहौल होता है। मसलन रहीम यार खान पहुंचे तो आमतौर पर ट्रेन के शीशे बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि इलाका रेतीला है। सादिकाबाद और बहावलपुर के स्टेशन का इंतजार आमतौर पर ऐसे लोगों को ज्यादा होता है जो खोया खाने का शौक रखते हों। जो लाहौर स्टेशन करीब आता है तो रश का खौफ बढ़ता जाता है। लाहौर स्टेशन से चढ़ने वाली सवारियां ज्यादातर तेज तरार, धौंस जमाने वाली और लड़ने वाली होती हैं। ट्रेन अभी लाहौर के मुजाफात से गुजर रही थी और मैं ट्रेन के दरवाजे में पायदान पर पांव रखकर बैठा नजारों से लुत्फानंदोज हो रहा था। आपने मुशाहिदा किया होगा कि जब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो तो जमीन पर चलने वाले बच्चे और बड़े तरह तरह के इशारे करते हैं जो दर हकीकत अच्छी खासी गालियां होती हैं। कभी मैं भी उन इशारों के जवाब इशारों में दिया करता था और बाज औकात लड़ाइयां भी मोल ले लिया करता था, लेकिन अक्सर औकात ऐसे इशारों की परवाह नहीं करता था। उस दिन भी मैंने देखा कि एक शख्स मुझे कुछ इशारे कर रहा है। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे जवाब दूं, फिर गौर करने पर पता चला कि वो मुझे वहाँ से उठने के लिए कह रहा है। किसी ताकत ने मुझे इसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया और मैं जल्दी से दरवाजे से उठ गया। बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं उठने में जरा भी देर करता तो मेरी दोनों टांगे कट जाती, क्योंकि अगले स्टेशन के प्लेटफॉर्म का ऊपर वाला किनारा आगे को निकला हुआ था और पायदान से ऊंचा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और शायद मैंने उस दिन पहली मर्तबा सोचा था कि अगर मेरी टांगों को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जिंदा रहता। मैं माजूरों वाली जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। बाद में ये खौफ ट्रेन के हर सफर में मेरे साथ रहा। उस दिन मुझे यूं लगा जैसे मेरी दोनों टांगे बगैर किसी इलाज और ऑपरेशन के मुझे वापस मिल गई हूँ। मैं आज भी उस शख्स के लिए दुआगो हूँ जिसने वो इशारा करके मुझे दोनों टांगों से महरूम होने से बचा लिया था। इस वाक़े के बाद मैं जहलम तक बिल्कुल खामोश रहा और कोई शरारत न की। जहलम के स्टेशन पर उतरकर हमने तांगा पकड़ा और घर की तरफ रवाना हो गए। मेरे चचा जान, वालिद साहब और ताया जान 3 भाई थे। अब्बा जान और ताया जान दोनों गाँव से दूर नौकरियाँ करते थे, जबकि चचा जान गाँव में रहकर जमीनों की देखभाल किया करते थे। पुराने जमानों में घरों के निजाम ऐसे ही चला करते थे। एक भाई घर में रहकर जमीनों वगैरह की देखभाल किया करता, जबकि बाकी के भाई शहर या कहीं और जाकर काम किया करते। चचा जान बहुत लाडले थे। ताया जी ने उन्हें गाँव में एक फ्लोर मिल लगवा दी थी। उनके मुलाजमीन बेचे गए आटे का हिसाब किताब रखते, जबकि चचा जान गाँव वालों के छोटे मोटे काम करवाने के लिए सुबह सवेरे तैयार हो जाते। गले में पिस्तौल लटकाते और जिसका काम करवाना होता उसे अपनी 500 सीसी की मोटरसाइकिल पर बिठाते और जहलम चले जाते। वो न सिर्फ उनका काम मुफ्त में करवा देते बल्कि अपने पास से उन्हें खिलाते पिलाते भी। वापसी पर मिठाई की दुकान से गाजर का हलवा वगैरह खाते और बच्चों के लिए कुछ फल लेते हुए शाम को अपनी दानिश में बहुत सा काम करने के बाद घर रवाना होते। इस खिदमत के एवज वो लोगों में बाऊजी के नाम से जाने जाते थे। जब उनकी तारीफ की जाती तो वो किसी कमारी लड़की की तरह शर्मा जाते। उनकी कमाई सिर्फ वो दुआएं थी जो लोग उन्हें काम होने के बाद दिया करते थे। यूं तो पूरा इलाका ही उनकी इज्जत करता था, लेकिन उनकी धौंस किसी हद तक कोर्ट कचहरी तक भी चलती थी। चचा जी ने 1958 में पहली दफा नेशनल गेम्स में शॉर्टपुट में पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए पहली पोजीशन हासिल की थी और फिर एशियन गेम्स में भी उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया था। उनके साथी एथलीट अब्दुल खालिक और अब्दुल रजाक ने एशिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। इसी तरह बाकिर शाह हेमर थ्रो में पाकिस्तान भर में नंबर 1 थे। वो इस वक्त डीएसपी के ओहदे पर फाइज थे और चचा जी के जिगरी दोस्त थे। इसी तरह इस इलाके के मजिस्ट्रेट, थानेदार, गर्द सभी चचा जी के वाकिफ थे। चचा जी से मुलाकात होते ही हमने भी उनके साथ मिठाई खाई और घर को रवाना हो गए। क्योंकि मोटरसाइकिल पर चचा जी के साथ पहले ही एक सवारी मौजूद थी, इसलिए हम मोटरसाइकिल पर बैठने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन फिर चचा जी के इसरार पर हम भी मोटरसाइकिल पर बैठ गए और यूं चचा जी की मोटरसाइकिल 4 सवारियों को लेकर घर की तरफ रवाना हुई। मैं जब भी गाँव जाता तो मेरी कोशिश होती कि मैं वहाँ जाकर गाँव वालों जैसा ही लगूं। मैं धोती कुर्ता और खुस्सा पहनता और कंधे पर पन्ना साफा डालता। मेरी ये भी कोशिश होती कि मैं मस्जिद में अजान दूं और 5 नमाजें मस्जिद में पढ़ूं। मैं लोगों से मिलता जुलता और टूथब्रश की बजाय मसवाक इस्तेमाल करता। औरतों को गाँव में खाना पकाने के अलावा और भी मुशक्कत के काम करने पड़ते थे। मुझे औरतों का मर्दों वाले काम करना अच्छा नहीं लगता था। मसलन किसी औरत का चारा काटना। मैं जब भी किसी को घर में या खानदान में चारा काटते हुए देखता तो उन्हें हटाकर खुद चारा काटने लग जाता। मुझे उनका सर पर वजन उठाना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं उनसे वजन लेकर खुद उठा लेता। गाँव के खेल खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था, खासतौर पर कबड्डी खेलना, मध्य मुकाबल से बाजू छुड़वाना, भारी पत्थरों को उठाकर कंधों पर रखना और दौड़ लगाना। इस तरह गाँव में रहते हुए शहर की जिंदगी को बिल्कुल भूल जाता और यहाँ पर गुजारे हुए हर लम्हे से लुत्फानंदोज होता था। गाँव पहुँचकर
सईद और बड़ा चौधरी बन जाता। हम आज भी सईद को चौधरी साहब कहते हैं। हमारी दोस्ती बचपन की है। उसके पास 3 पहियों वाली साइकिल थी जो वो मुझे चलाने नहीं देता था। मैं अगर अपनी बेजी से शिकायत करता तो वो उल्टा मुझे ही डांट देती। चुनाचे मैं उसे कभी कभी गाँव से दूर ले जाता, धक्का देकर साइकिल से गिरा देता और खुद साइकिल चलाने लगता। सईद के पास चीनी के कंचे वाफर मिकदार में होते थे जो उसके दादा चीन से लाए थे। मेरे साथ कंचे खेलते हुए अगर वो हार जाता तो फौरन रोना शुरू कर देता। उसकी रोने की आवाज सुनकर हर कोई भागा आता। मुझे लान तान की जाती और फिर मेरे जीते हुए कंचे मुझसे लेकर वापस कर दिए जाते। कभी कभी तो मुझे यूं लगता जैसे मैं सौतेला हूँ, क्योंकि डांटने वालों में मेरी अम्मी भी शामिल होती थी। सईद मुझसे 6 माह छोटा है, शायद इसीलिए सब उसका साथ देते थे। मेरे फूफा चौधरी खादिम हुसैन स्कूल में हेडमास्टर थे और उन्हें पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक था। वो हर चीज का बहुत करीब से मुशाहिदा करते थे। हमें उस वक्त उनकी तनकीद अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब एहसास होता है कि उनकी नसीहतें हमेशा हमारे काम आती रही हैं। गांव में कब्रिस्तान में चूंकि दरख्त वाफर मिकदार में थे और उन पर फाख्ताएं भी होती थीं, इसलिए हम छरों वाली बंदूक से उनका शिकार किया करते थे। मेरा निशाना सईद से बहुत बेहतर था, क्योंकि बंदूक होती ही मेरे हाथ में थी। मैं रोज 2-3 फाख्ताएं मार लाता। सईद से जब निशाना ना लगता तो कहता, यार एक फाख्ता को गोली लगी तो थी, देखना घर जाकर मर जाएगी। मुझे आज भी उसके हाथ की शिकार की हुई फाख्ता खाने का शौक है।